हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आज तक आपसे कभी नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, पर आज कह रहा हूं। प्लीज दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं, कुछ मेरी मेहनत का भी ख्याल करो। हमारी प्यारी लॉयल यूट्यूब फैमिली के सभी भाइयों को आरके की तरफ से राम राम सा और खम्मा घनी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हर कहानी डर से भरपूर होगी जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। आज आपके साथ एक बेहतरीन कहानी पेश कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं हमारी नई कहानी को। ये कहानी एक जंगल की चुड़ैल की खौफनाक कहानी है। ये कहानी हमें एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, आपके कलेजा मुंह को आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र है। ये कहानी मेरे परिवार में ही घटी एक घटना पर आधारित है। मेरे पिताजी 5 भाई थे। मेरे पिताजी दूसरे नंबर के थे और जो कि शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करते थे। मेरे पिताजी का नाम रमेश है और उनके 3 छोटे भाई मतलब मेरे 3 चाचा जी भी शहर में रहकर ही पढ़ाई करते थे, जो कि गांव बहुत ही कम आया जाया करते थे। ये घटना घटी थी वो मेरे बड़े ताऊ जी के साथ घटी थी। खैर उस टाइम तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, पर मेरे ताऊ जी की ये कहानी पूरे गांव में आज भी विख्यात है। जब मेरे ताऊ जी अपनी इस दुख भरी खौफनाक दास्तां को सुनाते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम डर से कांपने लग जाते हैं। ताऊ जी ने ये कहानी मुझे बचपन में सुनाई थी। चलिए देर ना करते हुए सीधे हमारी कहानी पर आता हूँ। एक दिन की बात है। सर्दियों का था मौसम और उस दिन तो जैसे ठंड अपने चरम पर थी। घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ था, मानो धुंध ने पूरे गांव को अपनी आगोश में ले लिया हो। दूर दूर तक कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। सड़कें वीरान होती जा रही थीं और लोग अपने अपने काम को निपटाकर जल्दी जल्दी घर लौटने की जल्दी में थे। मेरे ताऊ जी उस दौर के प्रतिष्ठित और सम्माननीय अधिकारियों में से एक थे। वे एक ऊंचे ओहदे पर कार्यरत थे और बतौर पटवारी उन्हें जमीन जायदाद के महत्वपूर्ण मामलों की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। वे न केवल अपने काम के लिए जाने जाते थे, बल्कि अपनी सख्त अनुशासन प्रियता और ईमानदारी के लिए भी मशहूर थे। हमारे घर में पहले एक ट्रैक्टर था, तो ताऊ जी ज्यादातर उस ट्रैक्टर से ही आया जाया करते थे, क्योंकि हमारे पास काफी जमीन जायदाद थी, इसलिए हमें ट्रैक्टर की बहुत जरूरत भी होती थी। उस दिन भी रोज की तरह उन्होंने अपनी तहसील का सारा काम निपटाया और घर की ओर लौटने के लिए अपने पुराने लेकिन मजबूत ट्रैक्टर में बैठ गए। बाहर कोहरे की चादर इतनी घनी थी कि हेडलाइट की रोशनी भी मुश्किल से कुछ फीट आगे तक पहुंच पा रही थी, पर ताऊ जी को इस ठंड और कोहरे की आदत सी हो गई थी। कई सालों से इसी रास्ते पर इसी समय वे घर लौटा करते थे, मगर उन्हें नहीं पता था कि उस दिन की यह वापसी रोज की तरह सामान्य नहीं रहने वाली थी। रास्ते में उन्हें बाजार से कुछ जरूरी सामान भी लेना था, क्योंकि खेतों में बुवाई भी करनी थी और भैंसों को चारा भी लेना था। इसलिए वे अपने साथियों से थोड़ी दूरी पर रुक गए। बाकी लोग अपने अपने रास्ते बढ़ते गए और ताऊ जी बाजार की ओर मुड़ गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने घर के लिए कुछ दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीदी। दाल, तेल, मसाले और कुछ हरी सब्जियां। खेतों के लिए कुछ लोहे के औजार और जानवरों के लिए जरूरी चारा। हर चीज वे खुद देख परख कर लेते थे। उन्हें जल्दी करने की आदत नहीं थी। उन्होंने अपना पूरा सामान ट्रैक्टर में लादा और घर के लिए रवाना होने लिए निकलने लगे। पर जैसे ही सामान लेकर जैसे ही उन्होंने ट्रैक्टर को आगे बढ़ाया, थोड़ी ही दूर जाने पर एक मछली बाजार नजर आया। ठंडी हवा में ताजी मछलियों की गंध दूर से ही महसूस हो रही थी। ताऊ जी को मछली खाना बेहद पसंद था।
और उन्हें देखकर उन्हें अचानक ध्यान आया कि घर में भी कई दिनों से मछली नहीं बनी थी। उन्होंने ट्रैक्टर से एक और रोकी और बाजार की ओर चल पड़े। वहां ताजा पानी की और समुद्री मछलियों की भरमार थी। हर दुकान पर कुछ न कुछ खास था। किसी के पास बड़ी रोहू थी तो किसी के पास छोटी छोटी चटपटी मछलियां। ताऊ जी एक एक दुकान पर जाते, मछलियां उलट पलट कर देखते, ताजगी की पहचान करते, मोल भाव करते और दुकानदारों से हंसी मजाक भी करते। वक्त का कुछ होश ही नहीं रहा। जब उनकी नजर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर पड़ी तो वे चौंक गए। शाम ढल चुकी थी और कोहरा अब और भी गहरा हो चला था। उन्होंने मन ही मन कहा, ओह, आज तो बहुत देर हो गई। अब तो इन सब चीजों को लेकर घर पहुंचने में भी अच्छा खासा समय लग जाएगा। ले जल्दी जल्दी मछलियां एक थैले में डलवाईं, बाकी सामान को फिर से ठीक से ट्रैक्टर में रखा और बिना कोई देर किए ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया। लेकिन उस वक्त उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे जो रास्ता है वो हर रोज जैसा सामान्य नहीं, कुछ अलग ही था। फिर यही सब सोचकर ताऊ जी के मन में विचार आया, क्यों न आज जंगल वाले छोटे रास्ते से निकला जाए। सीधा गांव तक पहुंचा जा सकता है, दूरी भी कम है और समय की भी बचत होगी। उन्होंने एक नजर आसमान की ओर डाली। कोहरा और भी घना हो चुका था, पर ठान लिया कि अब देर नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ट्रैक्टर को मोड़ा और जंगल के रास्ते की ओर बढ़ चले। चारों ओर गहराती रात का सन्नाटा था। पेड़ों के ऊंचे ऊंचे साए कोहरे में और भी भयानक लग रहे थे। सड़क सुनसान थी। दूर दूर तक कोई ट्रैक्टर या इंसान नहीं दिख रहा था। ट्रैक्टर की पीली हेडलाइट घने धुंध को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। घड़ी ने 11 बजने का संकेत दिया। रात अपने पूरे सन्नाटे के साथ दस्तक दे चुकी थी। ताऊ जी का ट्रैक्टर अब तेज रफ्तार से जंगल के रास्ते को पार कर रही थी। रास्ता जाना पहचाना तो था, पर रात के उस वक्त उसका रूप कुछ और ही भयावह लग रहा था। अचानक जैसे ही उन्होंने एक मोड़ पार किया, उनकी आंखें चौंधियां सी गईं और उन्होंने पूरी ताकत से ब्रेक दबा दिए। ट्रैक्टर जोर की आवाज के साथ रुक गया और टायरों की चरमराहट जंगल के सन्नाटे में गूंज उठी। ट्रैक्टर की हेडलाइट की रोशनी में एक अजीब सा दृश्य सामने था। सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक औरत बैठी थी। वह जोर जोर से रो रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा दुहक उसके सिर पर टूट पड़ा हो। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े धूल से सने हुए और उसका चेहरा अंधेरे और कोहरे की वजह से साफ नजर नहीं आ रहा था। उसकी सिसकियां जंगल की रात में भयानक तरीके से गूंज रही थीं। ताऊ जी का दिल धक धक करने लगा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस सुनसान रास्ते पर उन्हें कोई इस हालत में मिलेगा, और वो भी इस वक्त रात के 11 बजे के बाद। ताऊ जी के मन में कई सवाल उमड़ने लगे। ये सुनसान जंगल, गहरी रात और बीच सड़क पर बैठी ये औरत, आखिर ये सब क्या था? उन्होंने मन को थोड़ा शांत किया और सोचा, शायद कोई मजदूर की पत्नी होगी। पति से झगड़कर घर छोड़कर जंगल की तरफ निकल आई होगी। ऐसी बातें उन्होंने पहले भी सुनी थीं। गांवों में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। ट्रैक्टर का इंजन बंद कर उन्होंने खिड़की नीचे की और आवाज लगाई, बहन जी, इस वीराने में तुम क्या कर रही हो? सब ठीक तो है? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा उसकी रोने की आवाज और तेज हो गई। वो जैसे घुट घुट कर नहीं, अब खुलकर पूरी जान से रोने लगी थी। उसकी हूं करती सिसकियां पूरे जंगल में फैल गईं। ताऊ जी को ऐसा लगने लगा मानो पेड़ों के पत्ते भी उसकी चीख सुनकर कांप रहे हों। हवा ठंडी नहीं, अब डरावनी लगने लगी थी। ताऊ जी का धैर्य अब जवाब देने लगा। फिर उन्होंने थोड़ा सख्त लहजे में पूछा, तुम यहां बैठी हो, तुम्हारा घर कहाँ है? हम तुम्हें छोड़ देते हैं, लेकिन बताओ तो सही। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि वो औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी। उसका चेहरा अब हेडलाइट की रोशनी में साफ होने लगा था, और जो नजर ताऊ जी की आंखों के सामने आया
उसने उनका खून जमा दिया। लेकिन वो औरत फिर भी कुछ नहीं बोली, बस वैसे ही बैठी रही, सिर झुकाए, साड़ी का बड़ा सा पल्लू सिर पर डाले। उसका चेहरा अब तक पूरी तरह से छिपा हुआ था। ताऊ जी को थोड़ी हैरानी तो हुई, लेकिन उनके मन में दया का भाव भी जाग उठा। उन्होंने कहा, देखो बहन, ये जंगल बहुत खतरनाक है, रात को यहां रुकना ठीक नहीं। चलो आज मेरे घर चलो, वहां पर आज की रात गुजार लेना और सुबह होने पर अपने घर चली जाना। उस औरत ने जैसे ही ये सुना, बिना एक शब्द कहे झट से उठ खड़ी हुई। उसके हाव भाव में एक अजीब सी तत्परता थी, जैसे उसे पहले से इस बात का इंतजार हो। वो धीरे से चलकर ट्रैक्टर के पिछले हिस्से की सीट पर बैठ गई। सिर पर वही घूंघट जिसका तस पड़ा था, इतना गहरा कि उसका चेहरा अब भी पूरी तरह छिपा हुआ था। ताऊ जी थोड़े असहज तो थे, लेकिन फिर उन्होंने ट्रैक्टर स्टार्ट को किया और घर की ओर बढ़ चले। रास्ता पहचाना था, लेकिन दिल में एक हल्की सी घबराहट भी साथ चलने लगी थी। सड़क के हर मोड़ पर ट्रैक्टर की हेडलाइट जब अंधेरे को चीरती तो ऐसा लगता जैसे पीछे वाली सीट से कोई उन्हें घूर रहा हो, लेकिन उन्होंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही देर में ट्रैक्टर उनके घर के दरवाजे पर आ गया। घर के सभी लोग बड़ी बेचैनी से उनकी राह देख रहे थे। जैसे ही ट्रैक्टर रुका, पिताजी तुरंत बाहर आए और बोले, आज तो बहुत देर हो गई, बाकी सब लोग तो कब के आ चुके हैं, आप कहाँ रह गए थे? ताऊ जी ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, रास्ते में कुछ जरूरी सामान लेना था और फिर एक महिला जंगल में अकेली बैठी मिली तो उसे साथ ले आया हूं। ये आज रात यहां रुक जाएगी और सुबह अपने घर चली जाएगी। इसकी आज रुकने की व्यवस्था पीछे वाले घर में कर दो। पिताजी ने थोड़ा चौंक कर ट्रैक्टर की पीछे वाली सीट की ओर देखा, लेकिन घूंघट में लिपटी वो औरत बस वैसे ही चुपचाप बैठी रही, जैसे किसी की मौजूदगी को बस छाया भर समझा जाए। ताऊ जी ने जैसे ही घर में कदम रखा, दादी को सारी बात विस्तार से बताई। कहा, जी, रास्ते में जंगल के पास ये औरत बैठी मिली, बहुत रो रही थी। इतनी रात को कहां जाती, जानवर भी बहुत होते हैं जंगल में, इसीलिए साथ ले आया, सुबह होते ही चली जाएगी। हमारी दादी जी तो दयालु थीं, पर मेरे दादाजी को बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने एक नजर उस औरत पर डाली जो अब भी सिर झुकाए घूंघट डाले चुपचाप खड़ी थी। उनकी आंखों में संदेह था, कहीं कोई चालाक चोरनी तो नहीं, रात को सबके सो जाने पर घर के कीमती सामान गायब न कर दे। लेकिन बेटे की बात के आगे ज्यादा कुछ कह न सके। दादी ने गहरी सांस ली और उस औरत से कहा, देखो बेटी, आज की रात तो रख लिया है, लेकिन कल सुबह होते ही यहां से निकल जाना, और ऐसा कर पीछे वाले कमरे में तो क्या, वहां सामने रसोई घर है, उसमें चली जा और ये सामान ले जा, कुछ खा लेना और वहीं पर सो जाना। औरत ने कुछ नहीं कहा, बस गर्दन झुकाकर धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ गई। उसके चलने की चाल कुछ अजीब सी थी, जैसे उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे बल्कि फर्श पर सरक रहे हों, और हर कदम के साथ उसकी चूड़ियों की खनक बहुत धीमी लेकिन कांपती हुई सुनाई देती थी। दादी ने जैसे ही अपनी नजर हटाई, तभी एक अजीब बात हुई। रसोई के पास रखी दीपक की लौ अचानक बिना हवा के बुझ गई। पूरे घर में जैसे एक ठंडी लहर दौड़ गई हो। चूल्हे के पास रखे बर्तन खुद ब खुद खनक उठे, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें छू लिया हो। दादी थोड़ा सहम गईं, लेकिन खुद को संभालते हुए सोचने लगीं, शायद हवा लग गई हो। कुछ ही पल बाद रसोई से एक अजीब सी गंध आने लगी, कोई जली हुई चीज की नहीं, बल्कि किसी पुरानी सीली लकड़ी और मिट्टी में सड़ी मांस की तरह की बदबू। दादी ने कहा, कुछ खा ले और सो जा, अगले दिन सुबह हो जाती है। सभी लोग जागकर अपने अपने काम धंधे पर चले जाते हैं, पर वो औरत अपने पर नहीं जाती है और दादी से कहती है, दादी जी, मैं आपके घर काम कर लूंगी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है।
दादी को भी दया आ जाती है और उसे काम पर घर में ही रख लेती है। वो रसोई घर में काम करने के लिए चली जाती है। दादी ने जैसे ही अंदर झांक कर देखा, वो औरत बर्तन धोने के बजाय दीवार की ओर मुंह करके खड़ी थी, एकदम स्थिर, एक पत्थर की मूर्ति की तरह। अरे ओ बहू, खाना बनाएगी या दीवारों से बात करेगी? दादी ने डांट कर कहा, पर वो औरत न मुड़ी न कुछ बोली, बस खड़ी रही। और अगले ही पल बिना सिर घुमाए उसकी गर्दन सीधी सीधी एक असंभव कोण पर मुड़ी और घूंघट के नीचे से दो लाल आंखें दादी की ओर चमक उठीं। उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, बस एक अजीब सी हूं डे की आवाज उसके घूंघट के नीचे से आती रही, न जोर की न धीमी, पर ऐसी जो इंसान के रोंगटे खड़े कर दे। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी और चुपचाप दादी के पीछे पीछे चल दी, लेकिन उसका चलना फिर वैसा ही था। पैरों की कोई आवाज नहीं, बस जैसे जमीन पर कोई परछाई खिसकती हुई चली जा रही हो। रसोई में पहुंचकर जब उसने सारा सामान रखा तो दादी ने सख्ती से कहा, देख बहू, यहां सबको भूख लगी है, जल्दी खाना बना दे। ये मछलियां कल के लिए रख ले, आज बस रोटी सब्जी बना। दादी वहां से चली तो गई, लेकिन दिल बेचैन सा था, कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि वो दोबारा रसोई की तरफ चल दी। सोच लिया था, आज इसका चेहरा देखकर ही दम लेंगी। जैसे ही दादी ने रसोई में झांका, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत अब भी मुंह झुकाए मछलियों का थैला निकाल रही थी। सारे बर्तन वहीं पड़े थे, कोई तैयारी नहीं, कोई चूल्हा नहीं जला, सिर्फ मछलियों की सड़ी हुई बदबू पूरे रसोई में फैली हुई थी, जैसे कई दिनों की मरी चीज हो। दादी ने गुस्से से कहा, यहां सब खाने के इंतजार में हैं और तू अभी तक मछलियां ही निकाल रही है, कल सुबह तक बनाएगी क्या? पर जवाब नहीं मिला। औरत बस वैसे ही बैठी रही जैसे कुछ सुना ही ना हो। तभी घर के दूसरे हिस्से से एक जोरदार चीख सुनाई दी। सब लोग दौड़े, दादाजी के कमरे की ओर भागे। दरवाजा अंदर से बंद था, बहुत जोर से खटखटाया गया, धक्का मारा गया, दरवाजा टूटा। अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। दादाजी जमीन पर गिरे हुए थे, उनकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, चेहरा नीला पड़ चुका था, जैसे कुछ देखकर सन्न रह गए हों। पर कमरे में न कोई निशान था, न कोई और इंसान, न जहर, न खून, न कोई चोट। हमारे घर के पड़ोसी वाले सभी भागकर हमारे घर आए। जब उन्होंने दादाजी को इस हालत में देखा तो सभी घबरा गए। वो जल्दी से हमारे घर के पास में रहने वाले वैद्य जी को बुलाकर लाए। वैद्य जी ने जब दादाजी की नब्ज चेक की तो जो उन्होंने कहा उसे सुनकर सभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दादाजी की मौत हो चुकी थी, पर दादाजी की मौत कैसे हुई ये भी एक राज बन गया। घर में सन्नाटा पसर गया। कोई समझ नहीं पाया कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आज तक सभी में नहीं आया, क्योंकि दादाजी काफी हट्टे कट्टे पहलवान टाइप के थे। दादाजी की मौत ने सभी को हिलाकर रख दिया। दादाजी की मौत की 12 दिन गुजर चुके थे। उनके क्रियाक्रम और सभी रस्म रिवाज खत्म हो गए। परिवार दोबारा धीरे धीरे पटरियों पर आ रहा था। फिर एक दिन मेरे ताऊ जी बाजार से खाने के लिए मछलियां लेकर आए और उस नौकरानी को बनाने के लिए दे दी और उससे कहा कि आज जल्दी से इन मछलियों को बना दे। वो औरत बिना कुछ कहे मछलियों के थैला को उठाकर सीधा रसोई में चली गई। रसोई में वो औरत अब भी मछलियां ही निकाल रही थी, लेकिन अब उसके हाथों में खून की बूंदें थीं और एक अजीब मुस्कान उसके घूंघट के नीचे से झलक रही थी। उसके सिर पर अब भी गहरा घूंघट था, इतना घना कि उसका चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। दादी के मन में बेचैनी साफ झलक रही थी। उन्होंने उससे कहा, तू जल्दी से खाना बनाने की तैयारी कर, मैं आग सुलगा देती हूं, काम जल्दी हो जाएगा। वो औरत चुपचाप बैठी रही।
बस मछलियों को अपने अजीब से ढंग से उलट पलटती रही। दादी चूल्हा जलाने लगी, पर साथ ही उसकी हरकतों पर नजर भी बनाए रखी। दादी ने चूल्हे की लकड़ियां सुलगानी शुरू की, हाथों में फूंकनी ली और धीरे धीरे फूंक मारने लगी। पर दिल अब भी उसी औरत की ओर था। शायद एक मौका मिले और उसका चेहरा दिख जाए। जैसे ही दादी ने थोड़ा सिर ऊपर उठाया, देखा कि वो औरत हल्के हल्के बाईं ओर मुड़ रही थी, बहुत धीरे, जैसे कोई पुरानी गठरी घूम रही हो। और उसी वक्त घूंघट के नीचे से कुछ अजीब दिखा। बाल, पर वो बाल आम नहीं थे। वो सफेद भूरे उलझे हुए गीले और सड़न भरे बाल थे, जैसे किसी मरी हुई औरत के सिर से बहकर निकले हों। उन बालों में से एक काली जली सूखी उंगली बाहर निकली और घूंघट को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचने लगी। दादी की सांस अटक गई, हाथ से फूंकनी गिर पड़ी, पर अगले ही पल वो औरत फिर से सीधी बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घूंघट वहीं का वहीं, चेहरा अब भी छुपा हुआ, पर दादी अब डर से कांप उठी। उन्होंने खुद को संभाला और बोली, मैं थोड़ी देर में देखती हूं, तू खाना बना, और कांपते कदमों से बाहर की ओर चल दी। जैसे ही वो आंगन की ओर मुड़ी, उनकी चीख निकलते निकलते रह गई। वहां घर का पालतू कुत्ता मरा पड़ा था। उसकी आंखें फटी हुई, मुंह खुला हुआ और जुबान बाहर लटकी थी, जैसे किसी चीज ने उसकी सांसें अंदर से खींच ली हों। अब दादी को समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने मेरे पापा को आवाज दी, रमेश निक जल्दी ते इते आयो देखियो, या कुत्ता को ये तो मर गो। मेरे पिताजी जल्दी से दादी के पास भगा कर गए। पिताजी ने दादी से कहा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये मौतें अचानक ही हुई हैं या हमारे घर में कुछ है जो हमें अब तक दिखाई नहीं दे रहा है। पहले तो पिताजी मौत हो गई, अब इसकी मौत हो गई। दादाजी की मौत का गम अभी गया भी नहीं था, और अब ये। दादी का दिल बैठने लगा था, लेकिन अब वो उस औरत के बारे में सोचकर और डरने लगी थी। अगले दिन मेरे पिताजी शहर चले गए, क्योंकि वो शहर में ही अपनी पढ़ाई करते थे। इधर दादी और ताऊजी और ताई और उनके 2 बच्चे ही घर पर रहती थीं। उस हादसे के बाद मेरी दादी का मन अब भी बेचैन था। कोई आवाज नहीं थी, पर दिल धड़क रहा था जैसे कुछ गड़बड़ है। दादी कभी अपने कमरे जा रही थीं, कभी बच्चों के पास, कभी दरवाजे की कुंडी चेक कर रही थीं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ अनहोनी हो सकती है। घर में सब कुछ शांत था, लेकिन वो शांति डर जैसी लग रही थी। दादी की नजरें हर कोने में घूम रही थीं। कहीं कुछ हिल तो नहीं रहा, कोई परछाई तो नहीं दिख रही। फिर भी वो खुद को संभालती रहीं। एक रात की बात थी। थोड़ी देर बाद उन्हें रसोई से बर्तन खटकने की आवाज आई। वो सोचने लगी, चलो खाना बना रही है। लेकिन अगले ही पल खटका हुआ। ये आवाज मछली साफ करने की नहीं, जैसे बर्तन पटकने की थी। उन्होंने धीरे से रसोई की ओर देखा, पर औरत दिखी नहीं। चूल्हा जल रहा था, मछलियां रखी थीं, लेकिन वो वहां नहीं थी। दादी की सांस अटकने लगी। अब डर अंदर तक समा गया था। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 ही मिनट हुए थे, पर उनके लिए वो घड़ी किसी पहाड़ जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घड़ी की सुई ही थम गई हो। हर पल डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और अब उनसे रुका नहीं गया। कुछ सोचकर वो सीधा रसोई की तरफ दौड़ी। दिल तेज धड़क रहा था, सांसें भारी हो रही थीं, और हर कदम पर लग रहा था जैसे कुछ बहुत गलत हो चुका है। जैसे ही उन्होंने रसोई का दरवाजा खोला, उनके होश उड़ गए। आंखें फटी की फटी रह गईं, मुंह से आवाज तक नहीं निकली। उस औरत ने सारी मछलियां एक एक करके जमीन पर फैला दी थीं। किसी भी मछली में सिर नहीं था। सबकी गर्दनें जैसे किसी धारदार हथियार से काटी गई थीं। कच्चा खून नीचे लीक कर रहा था, और उसके हाथ खून से सने थे।
वो एक अजीब से अंदाज में फर्श पर बैठी थी, झुकी हुई, जैसे कुछ बड़बड़ा रही हो, लेकिन आवाज इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे कोई बहुत पुरानी टूटी फूटी जबान बोल रही हो। दादी के पैर वहीं जम गए, ना आगे जाया जा रहा था ना ही पीछे। शरीर का सारा खून जैसे नीचे उतर गया हो। अब उन्हें समझ आ गया था, ये औरत कोई आम औरत नहीं है, कुछ बहुत बड़ा धोखा है। बाल उलझे हुए, लंबे और बिखरे पड़े थे, जैसे बरसों से धोए न गए हों। नाखून इतने बड़े कि किसी जानवर जैसे लग रहे थे, मुड़े हुए, काले और नुकीले। वो जमीन पर बैठकर मछलियों को ऐसे खा रही थी जैसे कई दिनों से भूखी हो, लेकिन वो खाना इंसानों जैसा नहीं, जानवरों जैसा था। मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थीं, कभी चटखने की, कभी हूं हूं की, और वो आवाजें पूरे रसोई में गूंज रही थीं। वो मछलियों के मांस को हाथों से खींच खींच कर निकाल रही थी, और जब कोई टुकड़ा ज्यादा स्वाद लगता तो वो खुशी से गले से अजीब आवाज निकालती, जैसे किसी पागल के हंसने और रोने के बीच का मिलाजुला स्वर। रसोई पिछवाड़े में थी और रात का वक्त, ऊपर से भारी सन्नाटा, इसलिए किसी और का ध्यान उधर नहीं जा रहा था। दादी वहीं खड़ी थीं, लेकिन अब उनमें हिलने की भी ताकत नहीं बची थी। ना वो चीख पा रही थीं, ना बोल पा रही थीं। सामने जो हो रहा था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था, और अब दादी को ये यकीन हो चला था कि जो उन्होंने घर लाया है वो कोई इंसान नहीं है, वो कुछ और है। दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। चिल्लाएं तो घर वालों को खतरा, चुप रहें तो चुड़ैल का अगला निशाना कौन होगा ये नहीं पता। बस भगवान का नाम बार बार मन में आ रहा था। अचानक उन्होंने हिम्मत जुटाई और रसोई में पड़ी थाली उठाई, चूल्हे की तरफ दौड़ी, शायद आग से कुछ कर सकें। लेकिन जैसे ही उन्होंने थाली उठाई, वो औरत अचानक उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा पूरी तरह दिख रहा था, आंखें लाल, मुंह से खून टपक रहा था, और दांत इंसानी नहीं, जानवरों जैसे लंबे और नुकीले। उसने दादी की तरफ देखा और एक भयानक चीख मारी, इतनी तेज कि दीवारें कांप उठीं। दादी ने थाली फेंक दी और पीछे हटने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चुड़ैल ने बिजली की रफ्तार से दादी पर झपट्टा मारा। उसके नाखून दादी के गले में धंस गए। दादी की चीख भी निकलने से पहले ही गला कट चुका था। खून की धार फर्श पर बहने लगी। दादी की आंखें खुली की खुली रह गईं, जैसे मौत को सामने देखकर भी यकीन नहीं हुआ हो। दादी ने जलते हुए कोयले थाल में भरकर चुड़ैल की तरफ फेंके। अंगारों की तपिश से चुड़ैल की चमड़ी जलने लगी और वो भयानक चीखें मारने लगी। हूं हूं हूं। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि घर की दीवारें तक कांप उठीं। उसकी आंखें और लाल हो गईं, मुंह से धुआं निकलने लगा और वो पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगी। लेकिन अब उसका ध्यान दादी पर था। उसने दादी की तरफ झपट्टा मारा और उसके नुकीले नाखून दादी के सीने में धंस गए। दादी की चीख भी निकलने से पहले ही दम तोड़ गई। खून की धार फर्श पर बहने लगी और दादी का शरीर वहीं गिर पड़ा। चुड़ैल ने दादी के शरीर को घसीटा और रसोई के कोने में फेंक दिया, जैसे कोई बेकार चीज हो। अब घर में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा मौत का था। इतनी तेज हो चुकी थी कि पूरे घर में गूंज रही थीं। बाहर बैठे लोग घबराकर रसोई की ओर भागे। रसोई में वो चुड़ैल पूरे कमरे में इधर उधर दौड़ रही थी, जैसे किसी को पकड़ने की फिराक में हो। उसकी लाल आंखें, उलझे बाल और काले पड़े नाखून और भी डरावने लग रहे थे। और अब उसका निशाना ताऊ जी थे। ताऊ जी भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने जलते कोयलों से भरा थाल उठाया और उसकी तरफ जोर से फेंका। कोयले उसकी पीठ और गर्दन पर गिरे तो वो छटपटाने लगी। उसके मुंह से वो हूं 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 की आवाज और भी तेज निकलने लगी। तभी पीछे से दर्जनों लोग रसोई में घुस आए। भीड़ को देखकर वो घबरा गई। वो लोगों को धक्का मारते हुए दरवाजे से निकलकर जंगल की तरफ भाग गई।
उसकी वो गूंजती आवाज दूर जंगल तक सुनाई दी। कुछ लोग पीछे भागे, लेकिन वो गायब हो चुकी थी। ताऊ जी बुरी तरह घायल हो चुके थे। कुछ लोगों ने उन्हें उठाया, लेकिन उनके सीने पर जलने के गहरे निशान और खरोंचें थीं, मगर वो बच गए। होश में आते ही बस इतना कहा, वो इंसान नहीं थी। उस रात के बाद उस रसोई को ताला लगा दिया गया। कोई भी उस तरफ नहीं जाता। लोग कहते हैं रात के वक्त वहां से अब भी हूं हूं की आवाजें आती हैं। कहानी तो यहीं खत्म हो गई, लेकिन डर अब भी जिंदा है।